नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। आज का वीडियो देख के तो आपको मजा ही आ जाएगा। ये कोरियन बंदिया 4B मूवमेंट चला के घर में अकेले बैठ बैठ के लगता है साइको हो चुके हैं। यहाँ पे इस वीडियो का मेनली कहना है कि सैमसंग जो है वो इंडिया छोड़ने की प्लानिंग कर रहा है। तो वो तो एक में कॉमेडी है ही, बट मेन कॉमेडी जो है कि इसने कोई मिनिस्टर या मतलब इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर कोई राजीव का नाम लिया है और बेसिकली वो जो स्टोरी नरेट कर रहा है लग रहा है कि कोई सस्ते कोरियन ड्रामा का राइटर है। तो वो राजीव जो मतलब इंडिया का कुछ ट्रेड मिनिस्टर का कुछ टास्क फोर्स का मिनिस्टर बोल रहे हैं, तो वो ऐसे ऐसे सीन्स नरेट कर रहा है कि जब राजीव जो है एक लेटर मिला सैमसंग से तो उसका हाथ कांपने लगे, पसीना आने लगा। और तो ये तो छोड़ो, वो बोल रहे कि जब वो मिनिस्टर अपने बीवी के बगल में सोया हुआ था तभी उसे एक डर सताया और उसे सैमसंग के लेटर के बारे में याद आया और वो सोचा कि कहीं सैमसंग इंडिया छोड़ के चला तो नहीं जाएगा। वो बेडरूम में बीवी के पास सो के ये चीज सोच रहा है, अबे तू उसका राइटर है, तू तू है कौन, तू तू मतलब उसका चड्डी है या फिर उसका साया है कि उसके बेडरूम में भी तू घुस जा रहा है। और उसके बेडरूम में वो क्या सोचा था बीवी के बगल में सो के, उसको भी वो पता है कि उसको बीवी के पास सोच के वो सोच रहा है कि सैमसंग कहीं इंडिया छोड़ के चला ना जाए। तो ये नमूने की जो कॉमेडी है, थैंक्स गॉड कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और कोरिया जैसा नमूना है। अभी कोरिया भी उसी लेवल का ही है, तो इससे जो है थॉरोली एंटरटेन होंगे आप। तो चलिए इस कॉमेडी का शुरुआत करते हैं और कमेंट सेक्शन में जो तो धोया है उसको देख के तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। इन रेसिस्ट कोरियंस को अपना जगह याद दिलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो कमेंट सेक्शन में जो है पहला वाला फ्लेवर जो आपको चाहिए वो भरपूर मिलेगा आपको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही आसाम में मेरे 3 मूवीज बन रहे हैं बैक टू बैक इन अ ह्यूज कैनवस विद अ बजट ऑफ 1 करोड़ ईच, जिनके हिंदी डब्ड वर्जन एक बहुत बड़े ओटीटी में रिलीज होने वाला है। सो इट विल रीच मिलियंस ऑफ ऑडियंस। अगर आपको इन प्रोजेक्ट्स में को प्रोड्यूसर बनना है या फिर अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को इन फिल्म्स में प्रमोट करना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। उन्हें $1.4 बिलियन के मार्केट पर भरोसा था। भारत को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन भारत गलत था। सैमसंग पहले से ही यहां से जाने की तैयारी कर चुका था। भारत का अहंकार अब एक त्रासदी बनता दिख रहा है। हम आपके सामने इस चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा करेंगे। मार्च 2024 नई दिल्ली फाइनेंस हेडक्वार्टर्स के 7th फ्लोर के मीटिंग रूम में ये सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के $1.4 बिलियन के सेटलमेंट पास होने के तुरंत बाद की बात है। वहां तालियां बजीं। $1.4 बिलियन के मार्केट को छोड़कर कोई भी कंपनी नहीं जाएगी, मेरे बगल में बैठे मिनिस्टर ने कहा, और मैंने भी सहमति में सिर हिलाया। विदेशी कंपनीज के साथ 25 साल तक काम करने का अनुभव यही कहता है। 5년간 외국 기업을 다뤄온 경험이 그렇게 말하고 있었으니까요. मैं 55 वर्ष की उम्र में भारत सरकार की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी टास्क फोर्स की स्ट्रेटेजिक कमेटी की चेयरपर्सन था। ये वह जगह थी जहां फॉरेन कंपनीज पर दबाव बनाने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए रणनीतियां तैयार की जाती थीं। मुझे किसी भी व्यक्ति से बेहतर पता था कि टैरिफ, टैक्स इन्वेस्टिगेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज और लेबर इश्यूज के जरिए कहां और कैसे दबाव बनाया जाता है। मैंने 25 वर्षों तक दर्जनों मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम किया है। मैं कभी एक भी बार नहीं हारा। मीटिंग रूम की खिड़की के बाहर न्यू दिल्ली का नजारा नीचे फैला हुआ था। मैंने टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स को फिर से उठाया। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडियन लॉ के तहत 30 साल का इन्वेस्टमेंट, नोएडा फैक्ट्री में 20,000 एम्प्लॉइज और सालाना 14 ट्रिलियन वन की सेल्स। सिर्फ इन नंबर्स को देखकर ही जवाब साफ था। क्या इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ किसी डिपॉजिट के बोझ की वजह से यहां से चली जाएगी? ये 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन वाला देश है। ये दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट है। ये ऐसा साइज नहीं था जिसे आसानी से छोड़ा जा सके। तभी चाकवान बो ने मेरे कंधे पर हल्के से हाथ रखा। 라지브, राजीव, इस बार सब खत्म हो गया। एक हफ्ते बाद सरकार की अनाउंसमेंट जारी कर दी गई। मीडिया ने इसे जापान और इंडिया का एक सख्त फैसला बताया और जनता ने भी इसका स्वागत किया। सोशल मीडिया पर कमेंट्स आने लगे कि फॉरेन कंपनीज को इंडिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए। 만만하게 보면 안 된다는 댓글이 쏟아졌어요. 저는 삼성 측의 반응을 기다렸습니다. भारत सैमसंग के प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। 2 हफ्ते बीत गए, 1 महीना गुजर गया, लेकिन सैमसंग की तरफ से अब भी कोई कदम नहीं उठाया गया। ये अजीब था।
पिछले 25 सालों में जिन कंपनीज के साथ मैंने काम किया था वे ऐसी नहीं होती थीं। अगर दबाव होता है तो उसकी कोई न कोई प्रतिक्रिया जरूर आती है। लॉबियिस्ट्स सक्रिय हो जाते हैं, मीडिया में आर्टिकल्स छपते हैं और पॉलिटिकल प्रेशर भी आने लगता है। यही सामान्य प्रक्रिया होती है। लेकिन सैमसंग ने कुछ भी नहीं किया। इसी बीच नोएडा फैक्ट्री में एक लेबर स्ट्राइक शुरू हो गई। एक इंटरनल रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह स्थिति दर्ज थी कि चाइनीज कैपिटल परोक्ष रूप से इस मामले के पीछे सक्रिय हो रहा है। मैंने इस मुद्दे की जानकारी तुरंत टॉप मैनेजमेंट को दे दी। 그런데 돌아온 답은 의외였어요. लेकिन जवाब अनएक्सपेक्टेड था। यह एक अच्छा अवसर है, हम और ज्यादा प्रेशर डाल सकते हैं। मैं एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन मैंने कोई आपत्ति नहीं की। मैंने इस तर्क से सहमति जताई कि सैमसंग को नेगोशिएशन टेबल से हटाने के लिए और अधिक दबाव जरूरी है। यह उस समय की बात है जब स्ट्राइक लंबी खींचती जा रही थी। तभी सेक्रेटरी ने दरवाजा खोला और अंदर आई। चीफ, सैमसंग की तरफ से एक मैसेज आया है। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स नीचे रख दिए। मुझे लगा आखिरकार निगोशिएशन के लिए कोई रिक्वेस्ट आई होगी। मैंने एनवेलोप खोला। अंदर एक A4 साइज का कागज था। उस पर सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखा था, यू कांट डू बिजनेस वेयर द ट्रस्ट इज ब्रोकन। मैंने उस वाक्य को 3 बार पढ़ा। 손에 들린 종이가 미세하게 떨리는 걸 मेरे हाथ में पकड़ा हुआ वह कागज हल्का सा कांप रहा था। जब मैंने उस सेंटेंस को मीटिंग रूम में सबके साथ शेयर किया तो कोई हंस पड़ा। यह तो एक टिपिकल थ्रेट है, अगर जा सकते हो तो जाकर दिखाओ। सब लोग हंसने लगे। मैं भी उनके साथ हंस दी। लेकिन जैसे ही मैं मीटिंग रूम से बाहर निकला, मेरा हंसी रुक गया। हॉलवे की खिड़की से मैंने न्यू दिल्ली शहर को देखा। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के बीच सूरज ढल रहा था। जो कंपनीज निगोशिएशन करना चाहती हैं, वे इतनी खामोश नहीं रहती। उस रात पहली बार मेरे मन में यह विचार आया, लेकिन मैंने खुद को जल्द ही समझा लिया। यह एक 140 मिलियन का मार्केट है। यह 30 साल का इन्वेस्टमेंट है। 삼성도 결국 돌아올 겁니다. 그때 저는 몰랐 सैमसंग आखिरकार वापस आएगा। उस समय मुझे नहीं पता था कि सैमसंग की खामोशी कोई संकेत नहीं, बल्कि एक तैयारी थी, और यह भी कि वह तैयारी पहले ही पूरी हो चुकी थी। यह सैमसंग के मैसेज के आने के अगले दिन की सुबह थी। मैं रोज से पहले ऑफिस पहुंच गई। जैसे ही मैंने ऑफिस का दरवाजा खोला, एयर कंडीशनर की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। डेस्क पर वही डॉक्यूमेंट्स रखे थे जिन्हें मैं पिछली रात अधूरा छोड़ गया था। मैंने कंप्यूटर ऑन किया और सैमसंग से संबंधित रिपोर्ट खोली, यह देखने के लिए कि कोई नया मूवमेंट है या निगोशिएशन का कोई संकेत। लेकिन स्क्रीन पर वही लिखा था, देयर इज नो स्पेशल केस। मैंने माउस नीचे रख दिया और कुर्सी की पीठ से टिककर बैठ गई। 기댔습니다. 2주가 지났습니다. 보고서는 매일 같은 내용이었어요. 2 हफ्ते बीत गए। हर दिन रिपोर्ट वही रहती थी। अप्रैल के मध्य में टास्क फोर्स की जनरल मीटिंग आयोजित की गई। फाइनेंस डिपार्टमेंट के 7वें फ्लोर के कॉन्फ्रेंस रूम में एक लंबी टेबल के चारों ओर 12 अधिकारी बैठे थे। एयर कंडीशनर की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं एजेंडा की लिस्ट को स्क्रॉल कर रहा था। मेरी उंगलियां सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के रिस्पांस वाले आइटम पर आकर रुक गईं। प्रेजेंटर ने स्क्रीन ऑन की। नीले बैकग्राउंड पर सफेद अक्षरों में लिखा था, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंट लॉ के तहत अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या निगोशिएशन रिक्वेस्ट नहीं दी है। प्रेजेंटर ने टेबल पर हल्के से हाथ मारा। तो मतलब उन्होंने कोई मूव नहीं किया। हम जीत गए। कॉन्फ्रेंस रूम में हंसी फैल गई। मैंने बस अपने होंठ भींच लिए। मेरे चेहरे पर कोई हंसी नहीं था। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? मेरी आवाज में हल्का सा घबराहट था। 12 जोड़ी आंखें मेरी तरफ देखने लगीं। सैमसंग इतना शांत क्यों है? प्रेजेंटर की भौहें ऊपर उठ गईं। समस्या क्या है? शांत रहना तो अच्छी बात है ना? मैंने धीरे से कहा। आमतौर पर जब कंपनियों पर इतना प्रेशर होता है तो वे सक्रिय हो जाती हैं। लॉबिस्ट्स नेताओं से मिलते हैं, मीडिया में आर्टिकल्स छपते हैं। 그런데 삼성은 아무것도 안 해요. 회의실이 조용해졌습니다. लेकिन सैमसंग कुछ भी नहीं कर रहा है। कॉन्फ्रेंस रूम अचानक शांत हो गया। अब सिर्फ एयर कंडीशनर की आवाज सुनाई दे रही थी। प्रेजेंटर ने अपना पेन नीचे रख दिया। ज्यादा चिंता मत कीजिए, 30 साल का इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियां कहीं नहीं जाती। धैर्य रखिए। मैंने सिर हिलाया। मैंने कुछ और नहीं कहा। उस मीटिंग का माहौल कुछ ऐसा ही था। मीटिंग के बाद मैं हॉलवे में आ गया। दोपहर की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने खिड़की के फ्रेम पर हाथ रखा और रुक गया। धूप मेरी हथेली पर पड़ रही थी। कुछ तो गलत था, 피기로 결 लेकिन सैमसंग ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे हम उसके लिए मौजूद ही नहीं है। मई की शुरुआत में सरकार ने प्रेशर और बढ़ाने का फैसला किया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन, क्लियरेंस प्रोसेस की री एग्जामिनेशन, एनवायरमेंटल रेगुलेशन चेक, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज का ध्यान सैमसंग पर केंद्रित कर दिया गया।
जिस दिन टैक्स इन्वेस्टिगेशन टीम फैक्ट्री में पहुंचा, उसी दिन मुझे साइट से रिपोर्ट मिला। मैं फोन कान से लगाए खड़ा था और मेरे हाथ पसीने से भीग रहा था। सैमसंग की तरफ से क्या रिएक्शन है? उन्होंने सभी डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं और पूरी तरह कोऑपरेटिव हैं। कोई प्रोटेस्ट नहीं है। मैंने फोन रख दिया। आसमान धुंधला था, धूल भरा सा मौसम था। कोऑपरेटिव। टैक्स इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी कोऑपरेटिव। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरी पत्नी बगल में सो रही थी। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, इतनी खामोशी क्यों? वे निगोशिएशन क्यों नहीं कर रहे? तकिया कब गीला हो गया पता ही नहीं चला। पसीना था या बेचैनी? मई के आखिर में मेरी मुलाकात एक पुराने जूनियर से हुई। अब वह एक प्राइवेट कंसल्टिंग कंपनी में काम करता है। दिल्ली के एक कैफे में हम इधर उधर की बातें कर रहे थे। सैमसंग कैसा चल रहा है? सब ठीक है, लेकिन उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। मैंने आसपास देखा और थोड़ा आगे झुक गया। हमारी कंपनी को एक अजीब रिपोर्ट मिली है। सैमसंग पिछले साल से वियतनाम और इंडोनेशिया में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। मेरे हाथ से आइस्ड अमेरिकानो हल्का सा गर्दन पर गिर गया। इसका मतलब पक्का नहीं कह सकता, लेकिन इंडस्ट्री में एक रूमर है, सैमसंग अपने प्रोडक्शन पॉइंट्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है। न्यू दिल्ली की सड़कों पर नियॉन लाइट्स चमक रही थीं। मेरे जूनियर की बात बार बार दिमाग में गूंज रहा था, प्रोडक्शन डाइवर्सिफिकेशन। अगर यह सच था तो सैमसंग की खामोशी का मतलब साफ था, उन्हें निगोशिएशन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनके पास पहले से ही दूसरा ऑप्शन मौजूद था। 삼성의 침묵이 इन सब इंडिकेशन से एक ही बात पता चल रहा था कि सैमसंग इंडिया छोड़ने के लिए तैयार है और किसी दूसरे देश में अपना मैन्युफैक्चरिंग हब सेट करने के लिए प्लान कर रहा है। 생각을 밀어냈습니다. तो सबसे पहले सोंगाल सोंगाल ने लिखा है कि सैमसंग फाइटिंग, प्लीज लेट अस डू बिजनेस इन आवर ओन कंट्री। अपने देश में वापस आ जाओ और कोरिया में बिजनेस करो। इंडिया में जो तुम्हारे साथ हुआ वो सुन के आई एम सो अपसेट। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अबे तेरे देश में खरीदने के लिए लोग ही कितने हैं? तेरे देश में तो वैसे भी सब सैमसंग ही यूज करते हैं। अगर तेरे देश की छोटी साइज छोटी मार्केट साइज पे डिपेंड करेगा सैमसंग, तो उनका सेल्स फिगर भी ना तुम्हारे देश के लड़कियों के जैसा जीरो भी नहीं, सॉरी, तुम्हारे देश में तो माइनस चलता है, तो उनका सेल्स फिगर भी तुम्हारे देश के लड़कियों के जैसे माइनस फिगर में चला जाएगा। उसके बाद चोई जियोंग प्यो ने लिखा है कि सैमसंग तो फिर सैमसंग है, लेकिन सैमसंग ने कोरियंस को अंडर एस्टिमेट किया है। कोरियंस को प्रेशर के अंडर ह्यूमिलेट होना बिल्कुल पसंद नहीं, और कोरियंस धोखेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। हमें यह समझना चाहिए और इंडिया के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि कोरियंस को प्रेशर के अंदर ह्यूमिलेट होना पसंद नहीं। जिस देश में गोरा ना होना मतलब इंसान ही ना होना, इतनी स्टूपिड कोरियन सोसाइटी प्रेशर, और ऐसे प्रेशर के खिलाफ फाइट करने की जगह ये लोग उसको फॉलो करते हैं और दिन रात चेहरे पे लीपापोती करने में बिजी है ये लोग। उसके बाद छोटा मुंह होना, गला लंबा होना, कटोरा छाट बाल होना, पता नहीं कैसे कैसे पागल स्टीरियोटिपिकल स्टैंडर्ड्स बना के रखा है कोरियन सोसाइटी ने। और ये लोग इनको फॉलो करते हैं, और फिर तुम बोल रहे हो कि हमें प्रेशर के अंदर रहना पसंद नहीं। ये दोगला आदमी है। पूरे दुनिया में तो तुम्हारा मजाक उड़ रहा है, और ये लोग बोल रहे हैं कि ये है कोरिया की सोसाइटी स्टैंडर्ड्स और फ्यूचर के पॉप आइडल्स। बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि फ्यूचर के पॉप आइडल्स ऐसे ही दिखेंगे। उसके बाद युनसुक किम ने लिखा है कि इंडिया ऐसे ही काम करते रहो, द वर्ल्ड विल वॉच इंडियाज डिस्ट्रक्शन। मैं तो डर गई। अबे इंडिया के डिस्ट्रक्शन के ख्वाब देखने वाले पहले अपने नस्ल को विलुप्त होने से तो बचा ले। 10 सालों को भर भर के गालियां देता हूँ, फिर भी अगले दिन मुंह उठा के आ जाते हैं। उसके बाद डोइसान गुरिला ने कमेंट किया कि इंडिया को सेल्फ प्रोपेल्ड K9 गन्स और टैंक्स एक्सपोर्ट करना इमीडिएटली बंद कर दो। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि कर दे, इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक काम और करना, अपना छक्का के कल्चर भी इंडिया में एक्सपोर्ट करना बंद कर दो। उसके बाद जैंग सियोंग गुक ने लिखा है कि इससे पहले कि हम ज्यादा जज्बाती हो जाए, मैं कहना चाहूंगा कि सैमसंग तुम बाहर में ही रहो, अपने बेसिस को डाइवर्सिफाई करो और उन देशों से अच्छे से नेगोशिएट करने की कोशिश करो, लेकिन गलती से भी कोरिया में वापस आने का मत सोचना, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे जहरीले सांप है जो कि मुंह खोल के बैठे हुए हैं बड़े बड़े बिजनेसेस को निगलने के लिए, और ये इंडिया और वियतनाम के पॉलिटिशियन से कई ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद R3K ने कमेंट किया कि मैंने बहुत सारे इंडियन अगरबत्ती खरीदे थे, लेकिन मेरे भगवान को वो पसंद नहीं आया। मैं सोच रहा था
कि ऐसा क्यों हुआ, और फिर मुझे पता चला कि ऐसा क्यों है। इट्स बिकॉज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एक्शन अगेंस्ट सैमसंग। मैं तो अब इंडियन अगरबत्ती यूज नहीं करता। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अबे तुम लोग तो ज्यादातर एथिस्ट हो ना, तो फिर कौन से भगवान की बात कर रहे हो। हाँ, कुछ लोग कोरिया में क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट है, लेकिन ना तो जीसस और ना ही गौतम बुद्ध ने तेरे कान में आके कहा होगा कि उन्हें इंडियन अगरबत्ती पसंद नहीं। तो बात साफ है, ना ही जीसस और ना ही गौतम बुद्धा। तूने जरूर किसी प्लास्टिक के पॉप आइडल को अपना भगवान मान के बैठा हुआ है। अब उनके प्लास्टिक के नाक में इंडियन प्योर खरा अगरबत्ती का स्मेल अगर जाएगा तो उनका प्लास्टिक तो पिघलेगा ना। और एक बात बता, तेरे भगवान भी तुम लोगों की तरह मेटेरियलिस्टिक है क्या, जो सैमसंग के बिजनेस लॉस पे नाखुश हो जा रहा है। उसके बाद सन्यू हुआ ने कमेंट किया कि अच्छा होता अगर तुम वीडियो में मेन पॉइंट्स को समराइज करते और इसको शॉर्ट बनाते। इट्स सो बोरिंग, क्योंकि तुमने एक ही पॉइंट्स को बार बार रिपीट किया है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि लगता है कि ये बंदी तुम्हारे के ड्रामा से बहुत इंस्पायर्ड है। इसने तो फिर भी एक वीडियो में कुछ पॉइंट्स रिपीट किए हैं। तुम्हारे के ड्रामा तो सदियों से एक ही टाइप के सीन्स और एक ही टाइप के नौटंकी जो है वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इवन नए के ड्रामास में जो सीन्स देखने को मिलता है वो आज से 5-10 साल पहले भी सेम टाइप के सीन्स जो है रिपीट हो चुके हैं। और एक चीज़ है कि हाँ, कॉन्सेप्ट कुछ कोरियन ड्रामास नया लाता है, लेकिन कोरियन इंडस्ट्री एक वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें मैंने देखा है कि एक ही टाइप के सीन में सारे एक्टर्स एक ही टाइप के रिएक्शन देते हैं। नॉर्मली जो होता है कि हॉलीवुड हो, हमारे बॉलीवुड हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, हर एक एक्टर का एक अपनापन होता है, अपना रिएक्शन अपने तरीके से जो है वो इमोट करते हैं। रिएक्शन अलग टाइप का होता है हर एक्टर का। लेकिन कोरिया में हर एक्टर मतलब फेस तो उनका कार्बन कॉपी है ही, रिएक्शंस भी उनको मतलब एक दूसरे को देख के शायद कार्बन कॉपी है। हर सीन में एक ही टाइप के रिएक्शन, हर एक्टर हो चाहे एक्टर डिफरेंट हो, रिएक्शन उन लोगों का सेम ही होता है। उसके बाद शिनी बेओम 13x ने कमेंट किया कि इंडिया और इंडोनेशिया दोनों ही देश ने सैमसंग को धोखा दिया है। उनके पास एक बड़ा लैंड मास और पॉपुलेशन है, इसके लिए वो सोचते हैं कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। व्हाट अ डिसअपॉइंटिंग एंडिंग। और तो और वियतनाम ने भी कोरिया को डिसअपॉइंट किया है, लेकिन कोरिया की भरोसे तोड़ने का अंजाम बहुत बुरा होगा। 100 गुना नहीं, 1000 गुना भी नहीं, 10,000 गुना भयानक होगा कोरिया को धोखा देने का अंजाम। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अंजाम तो तू भुगत रहा है कटपुंजिए। एशिया में खुद को सुपीरियर समझता था, हर दूसरे एशियंस को खुद से इंफीरियर समझता था। तेरे जैसे 2% के रेसिस्ट को अपने कर्मों का सजा मिल रहा है। और ये समझ में आ रहा होगा अब तुझे कि जिनको तू इंफीरियर बोलता है वो अगर तेरे प्रोडक्ट्स ना यूज करे तो तेरी सारी अकड़ निकाल के तुझे सड़क पे लाने का क्षमता है उनमें। पहले खुद का बिहेवियर ठीक कर, हम्बल बन, उसके बाद तेरे देश पटरी में आएगी। वरना सैमसंग तो क्या, हर घमंडी रेसिस्ट कोरियन को दुनिया के सारे देशों से वैसे ही खदेड़ा जाएगा जैसे घमंडी ब्रिटिशर्स को इंडिया ने खदेड़ा था। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करूंगा। ऐसे बहुत सारे अच्छे रोस्टिंग वीडियो, रोस्टिंग तो नहीं बेसिकली मैं उनको सबक सिखाता हूं, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। सो सब्सक्राइब द चैनल और नेक्स्ट वीडियो जो है कल परसों में ही आ जाएगा, उसका इंतजार कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।